Hi students, are you now ready to involve yourself in a discussion on literature? तो आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे RC75 सीरीज में कौन सा लिटरेचर वाला बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पैसेज। तो जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन फॉर श्योर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू दैट फॉर श्योर। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिख रहा है? हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। द शिफ्ट इन लिटरेरी फाइनलिटी। सो देयर इज सम शिफ्ट इन लिटरेरी फाइनलिटी दैट वी आर डिस्कसिंग। अब वो लिटरेरी फाइनलिटी में शिफ्ट आया है। पहले क्या चल रहा था? पहले इट वॉज रेजोल्यूट डेनोमा। रेजोल्यूट डेनोमा, तो रेजोल्यूट का मतलब क्या है? रेजोल्यूट का मतलब है बिल्कुल फिक्स्ड। रेजोल्यूट का मतलब है बिल्कुल स्टडी। रेजोल्यूट का मतलब फर्म। रेजोल्यूट इज फर्म। सो देयर वाज अ फर्म एंडिंग। डेनोमा मींस एंडिंग। तो स्टूडेंट्स वोकैबुलरी का यही इंपॉर्टेंस है कि जब आपको रेजोल्यूट डेनोमा लिखा होता है तो मुश्किल लगता है, बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नथिंग बट अ फर्म एंडिंग, रेजोल्यूट फर्म एंडिंग, तो बात आसान हो जाती है। तो 19th सेंचुरी में ये चेंज आ रहा था, शिफ्ट इन लिटरेरी फाइनलिटी आ रहा था फ्रॉम रेजोल्यूट डेनोमा ऑफ द 19th सेंचुरी टू द फ्रैक्चर्ड इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट है, दैट मीन्स अब वो फ्रैक्चर्ड है, अब वो ओपन एंडिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। लिटरेरी फाइनलिटी में जो है चेंज आया है, शिफ्ट आया है, बिल्कुल फर्म एंडिंग से कहाँ पे चल रही है गाड़ी? फर्म एंडिंग से ओपन एंडिंग तक गाड़ी पहुंच गई है। अब कंटेम्प्रेरी एरा में स्टूडेंट्स, कंटेम्प्रेरी एरा में क्या चल रहा है? ओपन एंडिंग चल रही है। अब कह रहा है राइटर, इट्स नॉट मेयरली अ स्टाइलिस्टिक एवोल्यूशन। राइटर को ये चीज प्रोफाउंड एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर लग रही है। प्रोफाउंड डीप एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर लग रहा है। राइटर का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। द राइटर कंसिडर्स इट अ प्रोफाउंड एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर। डीप डिवाइड है इन द क्लासिकल ट्रेडिशन। क्लासिकल ट्रेडिशन में क्या होता था? वो जो 19th सेंचुरी वाला क्लासिकल ट्रेडिशन था उसमें क्या होता था? द एंडिंग फंक्शन एज अ मॉरल लेजर। वहां पे एंडिंग जो है मॉरल लेजर की तरह काम करती थी। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट टेक अ ब्रीफ पॉज, बिकॉज अगर आप एक बार ये देख लेते हैं ना तो क्लैरिटी अलग ही होती है, फिर मजा आता है डिस्कशन में। तो एक बार देख लीजिए, रीड इट थ्रू। Whether through the matrimonial unions of Jane Austen, अगर आपने जेन ऑस्टन की बुक्स पढ़ी हैं तो there was always a clear firm ending, और the tragic yet definitive falls in थॉमस हार्डी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। कौन से वाले एग्जाम्पल्स हैं? वो वाले एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एंडिंग कैसी थी? बिल्कुल फर्म, रेजोल्यूट डेनोमा था जहां पे। आगे देखिए, द कंक्लूजन served to reinstate a sense of cosmic or social order. So towards the end, the ending preserved the order, maintained the order. एक बिल्कुल cosmic social order जो है वो reinstate हो जाता था towards the end. So by and large it was a firm ending, you know, where everything was sorted out. वैसी वाली ending थी। And they lived happily ever after. And then they lived happily ever after टाइप की एंडिंग हुआ करती थी। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी होती थी। स्टूडेंट्स, क्या होती थी? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी होती थी। ये किस चीज का मैनिफेस्टेशन था? दिस स्ट्रक्चरल रिजिडिटी वॉज अ मैनिफेस्टेशन। ये क्या दिखा रहा था? एनलाइटनमेंट का बिलीफ दिखा रहा था। ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी दिखा रही थी कि यार उनको लगता था कि यूनिवर्स जो है वो क्या है? रैशनल है, डिसाइफरेबल है। यूनिवर्स को आप डिसाइफर कर सकते हैं, वो रैशनल है, श्योर। वेयर एवरी इफेक्ट हैड अ ट्रेसेबल कॉज, जहाँ पे हर इफेक्ट का एक ट्रेसेबल कॉज होता था। दैट मीन्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज व्हाट दे बिलीव्ड इन, और यही उनके लिटरेचर में भी नजर आता था। द टीलियोलॉजिकल सर्टेनिटी। टीलियोलॉजिकल का मतलब जिसमें आप ना किसकी बात करते हैं? पर्पस की बात करते हैं, एंड्स की बात करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो टीलियोलॉजिकल सर्टेनिटी जो है सजेस्टेड दैट लाइक अ सेंटेंस की तरह लाइफ भी किस तरह डिटर्मिन हो रही थी? वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थी। लाइफ वाज आल्सो प्रेडिक्टेबल इन स्ट्रक्चर। सिंटैक्स का मतलब स्टूडेंट स्ट्रक्चर। तो लाइफ का भी प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर था। कॉजालिटी लेड इनएविटेबली टू व्हाट? इनएविटेबली टू अ क्लोजर। इनकी जो एंडिंग थी उसमें क्लोजर होता था। क्लोजर में क्या होता था? वो सोशल ऑर्डर फाइनली मेंटेन होता था, रीइंस्टेट होता था, कॉस्मिक ऑर्डर फाइनली प्रिजर्व हो जाता था। एक रिजिड सी एंडिंग होती थी, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड सी। रिमेंबर, स्ट्रक्चर्ड फर्म एंडिंग वाज देयर अर्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं, पढ़िए जरा। उसके बाद चेंज आया। हाउएवर, देखिए, हाउएवर, टेक अ ब्रीफ पॉज। हाउएवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। मॉडर्निज्म के साथ स्टूडेंट्स, मॉडर्निज्म का स्टार्ट हुआ एंड लेटर मॉडर्निज्म डिसमेंटल्ड, पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। किस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया? स्कैफोल्ड ऑफ सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी नहीं है, मॉडर्निज्म के साथ
पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ अब एंडिंग्स में सर्टेनिटी नहीं है, उसने बिल्कुल ये स्ट्रक्चर, ये स्कैफोल्ड जो है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। द ट्रांजिशन फ्रॉम द क्लोज टू ओपन टेक्स्ट, यही हुआ है, क्लोज एंडिंग से ओपन एंडिंग की तरफ गाड़ी बढ़ चली है। अब एंडिंग जो है वो ओपन है, वो क्लोज एंडिंग स्ट्रक्चर्ड रिजिड एंडिंग नहीं है। ये क्या दिखाता है? राइटर कह रहा है ये प्रोफाउंड स्केप्टिसिज्म दिखाता है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए राइटर इज सेइंग ये क्या दिखाता है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स अ डीप प्रोफाउंड स्केप्टिसिज्म। किस चीज को लेके स्केप्टिसिज्म? स्केप्टिसिज्म मींस डाउट, आप चीजों को आसानी से बिलीव नहीं करते हैं, यू आर डाउटफुल। तो डीप प्रोफाउंड स्केप्टिसिज्म दिखाता है किस चीज को लेके? ग्रैंड नैरेटिव्स को लेके, ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये ओपन एंडिंग, ये अनस्ट्रक्चर्ड एंडिंग क्या दिखा रही है स्टूडेंट्स? दिखा रही है कि अब मॉडर्निज्म के साथ साथ एक स्केप्टिसिज्म क्रिएट हो गया है, एक साइकी जो है उसमें चेंज आया है। और वो साइकी में चेंज क्या है? अब वो ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। द मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट लिटरेचर डज नॉट बिलीव इन नैरेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव reality. They don't believe in something like, an objective real world in the hands of authors. अब एग्जाम्पल्स दिए गए, किनके एग्जाम्पल्स दिए गए? वो वाले जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं जो ओपन एंडिंग रखते हैं, सैमुअल बेकेट और थॉमस पिंचन। पढ़िए जरा, यहाँ पे एंडिंग वॉज नो लॉन्गर अ डेस्टिनेशन, इट वॉज नो लॉन्गर अ डेस्टिनेशन बट अ सस्पेंशन। सस्पेंस में छोड़ दिया, सस्पेंशन, बीच में कोई चीज छोड़ दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है, समवेयर इन द मिडल, समवेयर इन द ओपन, समवेयर इन द मिडल कह रहा है। लेकिन ये चीज, ये जो एम्बिग्विटी नजर आ रही है अब किसमें? पहले फाइनलिटी और क्लैरिटी नजर आ रही थी, अब क्या नजर आ रही है एंडिंग्स में? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी हियर इज नॉट एन एब्डिकेशन, एब्डिकेशन इज टू गिव अप, आपने छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया। कह रहा है ये एब्डिकेशन ऑफ ऑथोरियल रोल नहीं है कि राइटर ने अपना रोल छोड़ दिया, नहीं, राइटर ने अपना रोल अभी भी मेंटेन किया हुआ है। ये जानबूझ के एक डेलिबरेट एस्थेटिक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं राइटर्स। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस का डिसऑर्डरली नेचर। एंट्रोपिक इज डिसऑर्डरली, जिसमें क्या है? डिसऑर्डर है, केओस है। तो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस में, हमारे एक्सपीरियंस में हमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर, केओस नजर आता है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए ये एम्बिग्विटी ये लोग अपनी राइटिंग्स में लेके आते हैं, अपनी एंडिंग्स में लेके आते हैं। द साइलेंसेस एट द एंड, द साइलेंसेस एट द एंड ऑफ सच नैरेटिव्स। तो ये इनके जो नैरेटिव्स हैं, इनकी जो एंडिंग्स हैं वो कैसी हैं? साइलेंट है। और ये साइलेंस भी कम्युनिकेट कर रहा है, उतना ही कम्युनिकेटिव है एज द प्रोज प्रीसीडिंग देम। तो प्रोज जो इससे पहले आया था, एंडिंग से पहले आया था, वो भी उतना ही कम्युनिकेटिव था। एंड इवन थ्रू दिस ओपन एंडिंग, even through this ambiguous ending, they are conveying something. What are they conveying? Their belief in what? Their belief in the entropic nature of human experience. आगे चलिए, तो ये examples हमने देख लिए, okay? Let's read further. अब ये क्या suggest करता है? Suggesting that the gaps in our understanding are not defects to be repaired. ये लोग finally उस defect को repair करने में नहीं लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने structured ending नहीं दी। बट इनहेरेंट फीचर्स, इनको लग रहा है कि ये इनहेरेंट फीचर्स हैं ह्यूमन कंडीशन के, कि ये लोग ह्यूमन कंडीशन को पूरी सही ढंग से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये एम्बिग्विटी इनहेरेंट है ह्यूमन एक्सपीरियंस में। बाय रिफ्यूजिंग टू tie the loose ends. So who are refusing to tie the loose threads? These postmodern writers, these modern writers, yes or no? अब ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, ऑथर एक्नॉलेज कर रहा है इसके थ्रू। क्या एक्नॉलेज कर रहा है? कि जो मीनिंग है वो कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, एक फाइनल मीनिंग नहीं है, एक फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या स्टूडेंट्स? चेंजेबल, मीनिंग चेंज होता है, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, बट अ फ्लूइड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो मीनिंग है, जो उस नॉवल का या फिर उस राइटिंग का मीनिंग है वो फ्लूइड है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड, इट्स अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, इट्स नॉट अ रिजिड स्टैटिक मीनिंग। चल रहे हैं आगे। एंड नाउ द लास्ट पैरा जो हमें बताएगा, दिस शिफ्ट मिरर्स, दिस शिफ्ट मिरर्स। ये शिफ्ट क्या दिखाता है? ब्रॉडर ट्रांजिशन दिखाता है। कहाँ से? डायडैक्टिक लिटरेचर से इंटेरोगेटिव लिटरेचर की तरफ। तो कौन सा डायडैक्टिक लिटरेचर था स्टूडेंट्स? कौन सा डायडैक्टिक लिटरेचर था? वो जो पुराना वाला रिजिड वाला डायडैक्टिक इंस्ट्रक्टिव लिटरेचर था। ये वाला कौन सा है? ये वाला इंटेरोगेटिव लिटरेचर है। ये इंटेरोगेशन कर रहा है क्योंकि हर चीज वहां पे एंड में क्या है? फ्लूइड है चीजें।
श्योर इंटेरोगेटिव लिटरेचर है. The contemporary ending often leaves the protagonist, the central character, in a state of liminality, in a state of confusion, in a state of liminality, in a state of ambiguity. Liminality क्या है students? Ambiguity है. Caught between, जब आप थ्रेशोल्ड पे खड़े होते हैं, थ्रेशोल्ड पे खड़े होते हैं अबाउट टू क्रॉस ओवर, लेकिन आप बीच में कहीं अटके हुए हैं, दैट इज लिमिनैलिटी. कॉट बिटवीन, देखिए आगे वही लिखा हुआ है, कॉट बिटवीन द चॉइसेस ऑफ रियलाइजेशंस दैट रिमेन अनएक्चुएटेड. तो कुछ चीजें ओपन छोड़ दी गई, कुछ चॉइसेस जो हैं वो अभी भी अनएक्चुएटेड है, रियलाइजेशंस अभी भी अनएक्चुएटेड है. रिफ्यूजल, किसका रिफ्यूजल? रिफ्यूजल ऑफ क्लोजर. ये जो राइटर्स हैं ये फाइनल क्लोजर देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. फोर्सेस द रीडर, तो अब क्या होता है, रीडर को क्या करना पड़ता है, अपने फिर मोल्ड से बाहर आके क्या इनहैबिट करना पड़ता है, अनकंफर्टेबल मिडल, वो थ्रेशोल्ड, वो एम्बिग्विटी वाला, वो एम्बिगुअस स्पेस इनहैबिट करना पड़ता है, वहां पहुंचना पड़ता है. इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग द मीनिंग कंस्ट्रक्शन. तो मीनिंग कंस्ट्रक्शन इन राइटर्स ने किस पे ट्रांसफर कर दिया, बुक से, टेक्स्ट से रीडर के कॉन्शियसनेस, ऑडियंस की कॉन्शियसनेस पे ट्रांसफर कर दिया. देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इस राइटिंग में स्टूडेंट्स, इस राइटिंग में पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है. देखिए जरा, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, मीनिंग जो है पार्टिसिपेट करके ऑडियंस को खुद डिराइव करना पड़ता है. मीनिंग फ्लूइड है, कोई स्टैटिक मीनिंग नहीं है. आगे उसी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है कि अब ये लिटरेचर कैसा है, अब ये लिटरेचर इंटेरोगेटिव है. अब इस लिटरेचर में इंस्ट्रक्टिव लिटरेचर, डायडैक्टिक लिटरेचर नहीं है पुराना वाला. कॉन्सिक्वेंटली, फाइनली, एज अ रिजल्ट, द मॉडर्न रीडर इज नो लॉन्गर अ पैसिव ऑब्जर्वर. अब इससे क्या हुआ, मॉडर्न रीडर पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है कि जो सिर्फ पैसिवली देख रहा है कि बुक में क्या लिखा हुआ है. नहीं, वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव कोलैबोरेटर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. किसमें? परपेचुअल स्टेट ऑफ बिकमिंग. दिस नॉवल इज इन परपेचुअल मोशन, नेवर एंडिंग perpetual state of becoming. Something is becoming, coming out of it. Sure, तो अभी भी ambiguous है even towards the end. तो रीडर को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है मीनिंग डिराइव करने के लिए. The uncertainty of the ending, the uncertainty of the ending. राइटर का कंक्लूजन देखिए, राइटर का कंक्लूजन क्या है, इज अ टेस्टमेंट. टेस्टमेंट व्हाट? टेस्टमेंट का मतलब प्रूफ, एविडेंस. किस चीज का प्रूफ? कि यूनिवर्स जो है इट इज डिवॉइड ऑफ व्हाट? सिंगुलर अथॉरिटेटिव पर्सपेक्टिव. कोई एक अथॉरिटेटिव रिजिड पर्सपेक्टिव नहीं है और सिर्फ एक ऑनेस्ट कंक्लूजन. वही ऑनेस्ट कंक्लूजन है, वही कंक्लूजन ऑनेस्ट है जो एडमिट करता है कि हाँ ये कंक्लूजन इनकम्प्लीट है. वही कंक्लूजन सच में ऑनेस्ट है जो अपनी इनकम्प्लीटनेस को, जो अपनी एम्बिग्विटी को एक्सेप्ट कर लेता है. सो दैट इज द शिफ्ट व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस एंटायर पैसेज. सो नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, थीम ढूंढना है, प्राइमरी पर्पस ढूंढना है. टेक अ ब्रीफ पॉज, ऑब्जर्व कीजिए. ऑल्दो विद आवर डिस्कशन दिस शुड बी इजी, दिस शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. नॉनदलेस आपने सही आंसर मार्क करना है क्योंकि कुछ भारी भरकम वर्ड्स बीच में दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, बार बार राइटर ने लिखा शिफ्ट, चेंज आ रहा है. किस में चेंज आ रहा है? उस नैरेटिव में चेंज आ रहा है, उस एंडिंग में चेंज आ रहा है. तो वो जो विक्टोरियन एरा वाली 19th सेंचुरी वाली जो पुरानी वाली नॉवेल्स थी उनमें क्या था, उनमें फाइनलिटी थी, स्ट्रक्चर था. अब वाली नॉवेल्स में क्या है, ओपन एंडिंग है, वो एम्बिगुअस है. तो पहले स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन. स्टूडेंट्स आंसर बी है. देखिए ट्रांजिशन हुआ है, चेंज हुआ है. नैरेटिव कंक्लूजन जो है फ्रॉम अ व्हीकल ऑफ मॉरल एंड स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन, ये पकड़ना था. कहा था ना कि मॉरल लेजर की तरह काम करता था, वहां पे एंडिंग मॉरल लेजर की तरह काम करती है, वहां पे रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर्ड हुआ करता था, बिल्कुल फर्म रेजोल्यूट एंडिंग हुआ करती थी. टू अ रिफ्लेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंशियल इनडिटर्मिनेसी. हम यहीं पे आगे फंस जाते हैं जब कुछ ना भारी भरकम लिखा होता है. अब तक हमें बात समझ में आ रही थी कि ट्रांजिशन हुआ है, कंक्लूजन जो है वो पहले स्ट्रक्चर्ड हुआ करता था, स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन हुआ करता था. अब क्या है, टू अ रिफ्लेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंशियल इनडिटर्मिनेसी. एग्जिस्टेंशियल इनडिटर्मिनेसी कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इनडिटर्मिनेट है. हमारा ह्यूमन कंडीशन, बीच बीच में उसने ह्यूमन कंडीशन की बात की थी कि ह्यूमन कंडीशन जो है एम्बिगुअस है, ह्यूमन कंडीशन में एंट्रोपी है. देखिए जरा, ह्यूमन कंडीशन एम्बिगुअस है, ह्यूमन कंडीशन में एंट्रोपी है, जरा देखिए. इसीलिए वो
रिफ्यूजल दे रहे थे, वो क्लोजर में इंटरेस्टेड नहीं थे। यस और नो पढ़ लीजिए और आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाली जो बात है, इनडिटर्मिनेसी, अनसर्टेनिटी वाली जो बात है, जो ह्यूमन कंडीशन के साथ कनेक्टेड है, राइटर उसी को डिस्कस कर रहा था। सो विद दैट स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्लियरली क्या है? हमारा आंसर क्लियरली बी है, थीमेटिक हाईलाइट। बिल्कुल ऑफ कोर्स हमें साफ समझ में आ रहा है कि क्लोज एंडिंग से, स्ट्रक्चर्ड एंडिंग से ओपन एंडिंग, एम्बिगुअस एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये एम्बिगुअस एंडिंग ह्यूमन कंडीशन का इनडिटर्मिनेट नेचर, एम्बिगुअस नेचर दिखा रही है। लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ ऑल द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट, तो एक चीज इन्फर नहीं की जा सकती, ऑल कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट। ये डेटा पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, बिकॉज यही डेटा पॉइंट्स हमें दिखा रहे हैं क्वेश्चन में करना क्या है। सभी इन्फर हो सकते हैं एक्सेप्ट, तो कौन सा इन्फर नहीं हो सकता है? रीड इट थ्रू, टेक अ ब्रीफ पॉज और देखिए क्या लिखा है। क्लोज्ड एंडिंग्स, ये अच्छा लग रहा था, ये भी लग रहा था कि इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है, बट इसमें इशू क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इट्स नॉट दैट द क्लोज्ड एंडिंग्स वर इनहेरेंटली इनकेपेबल, नो दे वर नॉट इनहेरेंटली इनकेपेबल। ये लिटरेचर इनहेरेंटली इनकेपेबल नहीं था। इनफैक्ट ये लिटरेचर भी क्या करता था? ये लिटरेचर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इश्यूज रेज करता था, बट इश्यूज को टुवर्ड्स द एंड क्या करता था? रिजॉल्व कर देता था। पहला वाला क्या करता था? देखिए, शिफ्ट, दिस शिफ्ट मिरर्स अ ब्रॉडर ट्रांजिशन फ्रॉम अ डायडैक्टिक लिटरेचर। वो पहला वाला डायडैक्टिक लिटरेचर होता था which sought to resolve the tensions it raised। तो ये भी टेंशंस रेज करता था स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि वो ये टेंशंस रेज नहीं करता था, वो ये केओस क्रिएट नहीं करता था, बट वो ये केओस क्रिएट करने के बाद उसको खुद राइटर रिजॉल्व किया करता था। तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरह के मुश्किल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकता, वो इस तरह का टेंशन क्रिएट नहीं कर सकता। उस लिटरेचर में भी ये टेंशन क्रिएट होती थी, बट टुवर्ड्स द एंड राइटर क्या करता था? उस चीज को रिजॉल्व करता था, क्योंकि उसका माइंडसेट जो था वो ऐसा है कि मुझे क्या दिखाना है? कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है। टुवर्ड्स द एंड whatever issues I have, brought up, whatever issues I have taken up, I should resolve them towards the end and give a final closure। तो ऐसा नहीं है कि वो टेंशन रेज नहीं करता था, जान के उसका पर्सपेक्टिव क्या था कि मैं ये इश्यूज एंड में रिजॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात जो लिखी है ना, इनहेरेंटली इनकेपेबल, कि ये क्लोज्ड एंडिंग्स इनहेरेंटली इनकेपेबल थी, नहीं, ये केपेबल थी। इट्स जस्ट दैट वो एकोमोडेट कर सकती थी, उस पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को एकोमोडेट कर सकता था इस तरह का लिटरेचर, लेकिन वो राइटर जो है टुवर्ड्स द एंड कहता था जो भी मैंने इश्यूज रेज किए हैं मैं उनको क्लोज करना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू गिव देम अ फाइनल क्लोजर। तो ये इन्फर नहीं किया जा सकता कि इनहेरेंटली इनकेपेबल है, नहीं, उसमें वो कैपेबिलिटी थी, उसने वो टेंशन रेज किया था, इश्यूज रेज किए थे, बाकी इन्फर किए जा सकते हैं। द शिफ्ट टुवर्ड्स एम्बिगुअस एंडिंग इज सिम्टोमेटिक ऑफ द लार्जर कल्चरल लॉस ऑफ फेथ। बिल्कुल, क्योंकि अब लिखा गया था कि मॉडर्न ऑडियंस जो है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में फेथ कम हो गया है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में फेथ नहीं है, वो जो ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस है उसमें फेथ नहीं है। मॉडर्निस्टिक एंड पोस्ट मॉडर्निस्टिक ऑथर्स viewed the definitive resolution as a form of intellectual, बिल्कुल, dishonesty। तभी तो आपको लगेगा डिसऑनेस्टी वाली बात कहां से आई? बिल्कुल आई स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल आई। टुवर्ड्स द एंड देखिए ध्यान से, वो कह रहा है ना, ऑनेस्ट एंडिंग तो वही है, ऑनेस्ट एंडिंग तो बिल्कुल वही है, ऑनेस्ट कंक्लूजन तो बिल्कुल वही है जो ये मान ले कि हाँ मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं आधा अधूरा हूं, वही कंक्लूजन ऑनेस्ट है। श्योर? तो ऑनेस्टी वाली बात बिल्कुल है यहाँ पे। तो इन राइटर्स को लगता है कि अगर डेफिनेटिव रेजोल्यूशन दिया तो वो किसी तरह इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट कंक्लूजन जो है वो इनकम्प्लीट ही होता है। ओपन एंडिंग जो है, इट सर्व्स टू डिसॉल्व द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन ऑन्टोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट और इंटरप्रेटिव रियलिटी की बाउंड्री को क्या कर देती है? डिसॉल्व कर देती है, बिल्कुल कर देती है। ओपन एंडिंग में क्या करना पड़ता है?
रीडर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, रियलिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है. सो दिस वाज आल्सो क्लियरली गिवन. श्योर. तो ये भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि इंटरप्रेटिव रियलिटी जो है वो रीडर क्रिएट करता है, इंटरप्रेट करता है. ओके. ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन. लॉजिकल कंस्ट्रक्शन क्या था जरा देखिए. टेक अ ब्रीफ पॉज एंड लेट मी देन डिस्कस इट विद यू. अच्छे ऑप्शंस हैं बट एक ही ऑप्शन पूरी तरह ठीक बैठ रहा है जो लॉजिकल फ्लो कैप्चर कर पा रहा है कि पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप ये बात आगे कैसे बढ़ी. पहले आंसर क्या है स्टूडेंट्स? आंसर ये है, राइटर ने हिस्टोरिकल डाइकोटमी दिखाई. कौन सी डाइकोटमी? क्लोज्ड एंडिंग वाली, क्लोज, क्लियर, फर्म, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूट, डेनमा, हाँ या ना, और ओपन वाला. इन दोनों के बीच में डाइकोटमी, स्प्लिट दिखाया कि एक ओपन एंडिंग है, अब वाली कंटेम्प्रेरी एरा वाली ओपन एंडिंग है, पिछली वाली कौन सी थी? क्लोज एंडिंग थी. एक्सप्लोर किया उसका फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग क्या थी? अब हम ह्यूमन कंडीशन की डिसऑर्डरली नेचर में बिलीव करने लगे हैं. अब हम वो जो ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस हैं उसमें बिलीव नहीं करते हैं. अब हम वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं. तो उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? क्यों ये ओपन एंडिंग्स अब लिखी जा रही हैं लिटरेचर में? उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके पीछे की साइकी, उसके पीछे का सोच दिखाया गया. एंड कंक्लूड्स इट विद द इम्प्लीकेशंस फॉर द रीडर. रीडर का रोल जो है उसके के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है? उसके लिए इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अब रीडर को क्या करना पड़ रहा है? अब रीडर को पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बन सकता है. लिखा हुआ था ना, रीडर अब पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बन सकता है, अब उसको एक्टिव रोल प्ले करना है. किसमें? मीनिंग कंस्ट्रक्शन में एक्टिव रोल प्ले करना है. तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पूरी तरह टेक्स्ट को लॉजिकली कंस्ट्रक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया. एंड स्टूडेंट्स विद दैट आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट. और आपने क्या करना है? आपने असाइनमेंट जो है इसका आंसर मुझे चाहिए. आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स अलॉन्ग विद 1 लाइन एक्सप्लेनेशन. आंसर देना है, कॉमेंट करिए. इस क्वेश्चन को जरा एक बार देखिए. I want answers from each and everyone. 1 line explanation for your 1 line justification for the option that you have chosen. तभी progress होगी. अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट पैराग्राफ क्या डिस्कस करेगा आपको वो सोचना है. And students, with that, I would like to make a couple of batch announcements because Titan Batch 2027 अब हमने अनाउंस कर दिया है. तो इफ यू आर अ कैट एस्पिरेंट 2027 में आप क्या टारगेट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज. फॉर द सिंपल रीजन आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे. सिर्फ कैट लिखना नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ कैट देना नहीं है, आपको ब्लैकी आयम्स टारगेट करने हैं. सो 99 परसेंटाइल प्लस आपको टारगेट करना है. दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव. एंड टू गेट देयर यू रिक्वायर एवरीथिंग टू फॉल इनटू प्लेस, everything to fall into its right place on the D-Day. And for that to happen, for that perfect flawless performance, what you require is a strong foundation. क्योंकि ये perfect flawless performance है, ठीक है, जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, तभी ब्लैकी आयम्स तक गाड़ी पहुंचेगी. तो वो जो flawless performance है कब आती है? जब आपकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो, जब आपने ऑफ कोर्स पूरी तरह तैयारी की हो, अच्छे से आपने सारे सेक्शनल टेस्ट दिए हों, अच्छे से आपने मॉक टेस्ट दिए हों, आपने अपने सारे के सारे जो deficiencies हैं उनको समझाओ. एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स वी आर देयर टू सपोर्ट यू ऑल द वे. तो इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा. 180 प्लस टॉपिक टेस्ट आर देयर. इमेजिन 180 प्लस टॉपिक टेस्ट, 55 फुल लेंथ टेस्ट आर देयर. एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रैक द एग्जाम. प्रो बैच कैट फोकस्ड है. एलीट बैच में कैट के साथ ओमेट्स भी हैं. लेजेंड में कुछ लेजेंडरी है. एंड व्हाट इज दैट? 6 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप sessions are there. Still, if you have any doubts, call upon these numbers. इन फैकल्टी मेंबर्स के बारे में मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है. उदित सर खुद बैच में पढ़ा रहे हैं. नीड आई से अ वर्ड मोर. सो स्टूडेंट्स आगे देखिए. जेनिथ बैच 2026 दैट्स ऑल्सो देयर. तो जेनिथ बैच में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो जेनिथ बैच में प्रो, एलीट, लेजेंड वेरिएंट है, तो फिर आप जेनिथ बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स 150 प्लस टॉपिक टेस्ट आर देयर, 25 फुल लेंथ मॉक्स आर देयर. सो कॉल अपॉन द नंबर्स ऑफ आवर सपोर्ट टीम as soon as possible. Do that. And students, apart from that,
we have launched our OMET preparation batch 01. तो OMET preparation भी हमने start कर दिया है. 20th May is the date, and we are offering it only at a price point of 4 times 9, जिसमें SNAP, NMAT और CMAT included है. Maharashtra CET, CUET 11,999 is the product fee, and students 500 plus hours of interactive learning, 500 plus hours of live teaching is going to be there. 10 full-length mock tests are there, 50 mini tests are there. So students, in short, everything is there in this package. So look at the faculty members, you know them. In fact, you have been guided by them. Still, if you have any questions, call upon these numbers. और इसके अलावा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये 20th मई जो डेट है, उस डेट पे आपको ये बैच ज्वाइन करना है. एंड स्टूडेंट्स, उड़ान बैच भी हमने अनाउंस कर दिया है. So even Udaan batch has been announced. The latest batch for CAT 2026 is the Udaan batch. तो students, Udaan batch के लिए registrations अब start हो गए हैं. अभी आपके पास discount है. The early bird discount offer is there. So early bird is the code for Udaan batch. तो Udaan batch को join कीजिए, discount लीजिए, because 2026 के लिए तैयारी करनी है. तो Udaan batch is the perfect for you. And with this Udaan batch, I hope and I pray that you, of course, take the flight, take the plunge, and this is the time, students. Udaan पे अभी फोकस कीजिए और अपनी उड़ान भरिए और जल्दी से एग्जाम क्रैक करने में लग जाइए. अभी भी कोई डाउट है उड़ान बैच के बारे में, हमारी टीम से बात कीजिए, जानिए इस बैच के बारे में. With that, I'll take your leave. It has been a wonderful session. Please press the like button. Thank you so much.